S. Chand presents educational video lectures as per the new UGC CBCS curriculum. Absolutely free. Difficult science concepts made easy. Study anywhere, anytime. सॉल्यूशंस, जब ये नाम सुनते हैं तो आपके मन में पहली चीज़ क्या आती है कि लिक्विड होगा उसमें। बट क्या आप जानते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सॉल्यूशंस में लिक्विड हो। वी हैव सो मेनी सॉल्यूशंस इन विच लिक्विड इज़ नॉट वन ऑफ द कंपोनेंट्स। और सॉल्यूशन सुन के सबसे पहले मन में क्या आता है? वी हैव अ सोल्यूट, वी हैव अ सॉल्वेंट, फाइन, दैट मीन्स टू कंपोनेंट्स बाइनरी सिस्टम। बट अगेन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ दो ही कंपोनेंट हो। We have ternary systems, 3 component. We have quaternary systems, 4 components. But generally हम binary systems की ही बात करते हैं। अब सोल्यूट और सॉल्वेंट में क्या होता है? सोल्यूट जो कम क्वांटिटी में है, सॉल्वेंट जो ज़्यादा क्वांटिटी में है। इसके अलावा कोई डिमार्केशन नहीं है। और सॉल्वेंट आते ही मन में क्या आता है कि लिक्विड है। बट जैसे मैंने बोला, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लिक्विड प्रेजेंट हो। सो सोल्यूट कुड बी योर गैस, liquid or solid. Similarly, solvent could be your gas, liquid or solid. That means we can have gas in gas solutions, gas in liquid solutions, gas in solid solutions, and similarly we can have liquid in gas solutions, liquid in liquid solutions, liquid in solid solution. Similarly, solid in gas solution, solid in liquid solution and solid in solid solutions. से कुछ examples हैं जो आपको पता भी होंगे। Brass, zinc in copper. सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन, इसमें कोई भी लिक्विड नहीं है। हाइड्रोजन इन पैलेडियम, इसमें कोई भी लिक्विड सॉल्यूशन नहीं है। ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आज आपको बताने वाली हूँ इन द टॉपिक सॉल्यूशंस। हाय, आई एम डॉक्टर रिचा अरोड़ा एंड वेलकम टू एस चांद अकेडमी एंड आई विल टीच यू सॉल्यूशंस टॉपिक. If you do not have the hard copy of this book, you may click the link given in the description box. तो अगर इन टॉपिक के बारे में, सॉल्यूशंस के बारे में आपको और डिटेल में जानना है, आप एस चांद पब्लिशिंग की बुक को रेफर कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. अगर मैं आपको एक सॉल्ट दूं और बोलो उसको पानी में मिला दो, मिल जाएगा, होमोजेनियस सॉल्यूशन भी बन जाएगा. अगर मैं आपको सैंड दूं और कहूँ उसको पानी में मिला दो, तो उसका कभी भी होमोजेनियस सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न सॉल्यूशंस टॉपिक में छुपा है. आपने सुना होगा लाइक डिजॉल्व्स लाइक. सॉल्ट आयनिक है, उसमें आपके आयंस हैं, वो पोलर है, वाटर पोलर है. सो लाइक डिजॉल्व्स लाइक, पोलर पोलर में ही डिजॉल्व होगा. सैंड नॉन पोलर है, वाटर पोलर है, तो नॉन पोलर पोलर में डिजॉल्व नहीं होगा. ये ऐसी ही बहुत सारी एप्लीकेशंस जो हम अपने आसपास देखते हैं, वो आपको आज सॉल्यूशंस टॉपिक जब आप देख लोगे, समझ लोगे, तब आप उसका रीज़न भी जान जाओगे. एक बहुत दूसरा एग्जाम्पल जो आपने देखा होगा, एक्वेटिक लाइफ आपने देखी है. अगर मैं ठंडी जगह की बात करूं जहां पर पानी का टेम्परेचर बहुत कम होता है, और दूसरा एक वार्म क्लाइमेट की बात करूं, उन दोनों में से क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक्वेटिक लाइफ किस में अच्छे से रह सकती है? हमारे मन में आएगा वार्म में, ठंड में तो वो मर जाएंगी. बट ऐसा नहीं होता. इसका आंसर भी सॉल्यूशंस में है, क्योंकि जो वाटर बॉडीज़ होती हैं वो भी सॉल्यूशंस होती हैं. किसका? गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, जिसमें बहुत सारी ज़रूरी गैसेस लाइक ऑक्सीजन, दे आर डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड एक्वेटिक लाइफ कैन टेक दैट गैस एंड यूज इट फॉर सर्वाइवल. अगर वार्म क्लाइमेट होगा, एट हायर टेम्परेचर solubility ऑफ अ गैस डिक्रीजेज, बट एट लो टेम्परेचर solubility ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेज. तो जो एक्वेटिव लाइफ हैं, जहाँ पे ठंडी जगह हैं, वहाँ पर डिजॉल्व गैसेस इन द लिक्विड विल बी मोर, तो उनके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक टर्मिनोलॉजीज दैट वी यूज इन सॉल्यूशंस. There are actually 3 kinds of liquids. We have miscible liquids, partially miscible liquids and immiscible liquids, and in solutions we are going to talk and learn about each of these one by one. क्यों? क्योंकि हमारे आसपास miscible liquid systems भी हैं, partially miscible liquids भी है, immiscible liquids भी है, और सबकी अपनी अपनी अलग importance है, अलग applications है. मैं आपको पहले बता देना चाहती हूँ, जैसे मैंने शुरुआत में बोला था, वी हैव बाइनरी लिक्विड्स. हम यहाँ पे बाइनरी लिक्विड्स की बात करने वाले हैं, क्योंकि मेजरली हमें उन्हीं से ही काम होगा. सो बाइनरी लिक्विड्स में भी अगेन एक सोल्यूट है, एक सॉल्वेंट है. तो पहले हम बात करते हैं मिसिबल लिक्विड्स की. कोई भी लिक्विड मिसिबल क्यों होता है? जैसे हमने बात की, जैसे अभी सॉल्ट इन वाटर, पोलर पोलर है.
पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स क्या होता है कि मिसिबिलिटी है पर कम है। इसका मतलब आपका अगर एक पोलर कंपोनेंट है तो दूसरा लेस पोलर होगा, और अगर एक नॉन पोलर कंपोनेंट है तो दूसरा लेस नॉन पोलर होगा। तो उनकी मिसिबिलिटी है बट कम है। एंड इमिसिबल लिक्विड्स की अभी हमने बात की, एक आपका पोलर है, दूसरा नॉन पोलर है, कुछ भी कर लो अंडर एनी कंडीशन दे विल नॉट बी मिसिबल इनटू ईच अदर। सो मिसिबल लिक्विड्स एंड इमिसिबल लिक्विड्स दो एक्सट्रीम कंडीशंस है, एक्सट्रीम्स हैं, एंड पार्शियली मिसिबल लिक्विड इज समवेयर इन बिटवीन। वो मिसिबल लिक्विड्स की उसमें भी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं और कुछ उसके इमिसिबल लिक्विड्स की भी करेक्टरिस्टिक्स हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, दैट इज योर मिसिबल लिक्विड्स. So miscible liquids are actually governed by certain laws. The first law is Raoult's law. Raoult's law का expression books में भी मिलता है, मैं बता देती हूँ, which says that partial pressure of a volatile component of a solution is equal to its mole fraction multiplied by the vapor pressure of that component in pure form. ये हमने सब में पढ़ी है, बट इसमें दो टर्म्स यूज करी हैं मैंने, एक partial pressure और एक vapor pressure. What is the difference between them? Vapor pressure is the pressure exerted by the vapor above the liquids, and partial pressure की बात तब आती है जब हम किसी मिक्सचर की बात करते हैं, जैसे सॉल्यूशन भी एक मिक्सचर है उसकी बात करते हैं. सो द पार्शियल प्रेशर इज द प्रेशर exerted by one component as if it is the only component present in the system. तो सॉल्यूशंस की बात आ रही है, मोर देन वन कंपोनेंट की बात आ रही है, तो वहाँ पर पार्शियल प्रेशर की बात होगी कि एक कंपोनेंट का कितना कंट्रीब्यूशन है टोटल प्रेशर में, और जहाँ मैंने लिखा है कि सॉल्वेंट के लिए एप्लीकेबल होता है. अब इसकी इंपॉर्टेंस की मैं बात करूँ, इफ राउल्ट्स लॉ इज फॉलोड बाय अ सॉल्यूशन एट all the concentrations, at all the compositions, then that is an ideal solution. एक ideal solution ही ऐसा है जो हर composition पे Raoult's law applicable होता है जिसके लिए. But हमारे ideal solutions बहुत कम होते हैं. But इसका ये मतलब ये नहीं है कि इसकी कोई importance नहीं है. अगर कोई solution है, अगर हम उसको dilute कर दें, उसकी कैपेबिलिटी है आइडियल तक पहुंचने की, और अगर हम उसे और डाइल्यूट कर दें तब भी राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल होता है. एंड अगेन राउल्ट्स लॉ क्योंकि आइडियल की बात कर रहे हैं, सो इट इज अ लिमिटिंग लॉ. दूसरा एक लॉ होता है जो हमने पढ़ा है, वो है हेनरीज लॉ. हेनरीज लॉ सोल्यूट के लिए होता है, स्पेशली गैस एंड लिक्विड सॉल्यूशंस के लिए. इसका लॉ में एक्सप्रेशन क्या होता है, योर प्रेशर एक्सर्टेड इज इक्वल टू योर मोल फ्रैक्शन इनटू KH. एक्चुअली थोड़ा अलग होता है इसका, इसमें होता है द मास ऑफ द गैस डिजॉल्व्ड or the mole fraction of the gas dissolved is directly proportional to the pressure of the gas in the solution. इसका सीधा सीधा जो हमारी एप्लीकेशन आती है वो सॉल्युबिलिटी पे आती है. मास और मोल फ्रैक्शन, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉल्युबिलिटी. जितना ज़्यादा मास, जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन, उतनी ज़्यादा एक गैस की सॉल्युबिलिटी. तो इसका एक एग्जाम्पल आपको मैं बता चुकी हूँ कि एक्वेटिव लाइफ जो है वो सर्वाइव कैसे कर पाते हैं, बिकॉज योर वाटर बॉडीज दे आर गैस इन लिक्विड सोल्यूशन, डिजॉल्व गैस होती हैं उसमें. एक और इसकी बहुत अच्छी एप्लीकेशन, ये तो बहुत सिंपल एप्लीकेशन आप लोगों ने देखी होगी, यू हैव सोडा बॉटल, यू हैव कोल्ड ड्रिंक्स, उसको जैसे ही ओपन करते हो एकदम से आपके जो बबल्स बाहर आते हैं, उसमें क्या होता है, CO2 गैस आपकी डिजॉल्व होती है. वैसे डिजॉल्व नहीं होती, बाय अप्लाइंग प्रेशर, जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया जाता है वो डिजॉल्व हो जाती है. व्हेन यू ओपन द बॉटल प्रेशर रिलीज होता है, प्रेशर कम होता है तो गैस बाहर आ जाती है. एक और एग्जाम्पल है जो हर किसी को नहीं पता होगा, क्योंकि ये स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं उनको ज़्यादा पता होता है, वो ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं. जब स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो नीचे जाते हैं, उनका गैस ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन गैस भी होती है उसमें, एयर का जो उनका सिलेंडर होता है. जब वो नीचे जाते हैं प्रेशर बढ़ता रहता है. जैसे प्रेशर बढ़ता रहता है द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस इंक्रीज इन द ब्लड. ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी चली जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको. जो हमारा जो डाइवर है उसको गैस, अपनी ऑक्सीजन गैस मिल रही है. प्रॉब्लम वहाँ नहीं है, प्रॉब्लम तब आती है जब वो ऊपर आता है. जब वो ऊपर आता है, अगर एकदम से ऊपर आएगा तो प्रेशर एकदम से रिड्यूस होगा और आपकी गैस की सॉल्युबिलिटी एकदम से रिड्यूस हो जाएगी, और ब्लड से आपका एकदम से, आपके टिश्यू से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एकदम से निकलेगा. उसमें क्या होगा, जॉइंट पेन होता है एकदम से. तो इससे जो डाइवर्स होते हैं, जो एक्सपीरियंस डाइवर्स होते हैं, वो कभी भी एकदम से ऊपर नहीं आते, वो धीरे धीरे ऊपर आते हैं, सो दैट धीरे धीरे प्रेशर डिक्रीज होता है, धीरे धीरे आपकी गैस बाहर निकलती है.
और एक और चीज़ अगेन, जो हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जो ट्रैकर्स हो, जो ट्रैकिंग करते हैं, वो ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं कि हाई ऑल्टीट्यूड पे अगेन द प्रेशर इज़ क्वाइट लो, तो उनको सांस लेने में दिक्कत क्यों होती है? क्योंकि अगेन द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द ब्लड डिक्रीजेस, वो डिक्रीज करती है, तो इसलिए उनको गैस की कमी महसूस होती है। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स है लॉ, हेनरीज लॉ एंड राउल्स लॉ के। हेनरीज लॉ सोल्यूट के लिए एप्लीकेबल होता है, राउल्स लॉ सॉल्वेंट के लिए एप्लीकेबल होता है, एंड अगेन दे आर लिमिटिंग लॉज। आइडियल सॉल्यूशंस की हम पहले बात करेंगे। रीजन बीइंग कि जब तक मैं आइडियल सॉल्यूशन को समझूंगी नहीं, जो रियलिटी में नॉन आइडियल सॉल्यूशंस चल रहे हैं उसको मैं समझ नहीं सकती। सो द फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द आइडियल सॉल्यूशन, और यूज क्या करेंगे? जो भी राउल्स लॉ किया है। अब आइडियल सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, तो दोनों कंपोनेंट के लिए हम मान के चल रहे हैं कि दे आर फॉलोइंग राउल्स लॉ। तो अगर हमारा एक कंपोनेंट है ए, एक कंपोनेंट है बी, दोनों राउल्स लॉ अगर एप्लीकेबल है, सो आई कैन राइट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू इट्स वेपर प्रेशर in the pure form and mole fraction of B into its vapor pressure in the pure form. और अगर दोनों को मिक्स कर देते हैं, सॉल्यूशंस बना देते हैं, then the total pressure is the summation of the partial pressure of the both components, or I can write in its complete form like this. सिंपल है, आ गया। अब मेरे पास क्या है? यहाँ पे आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है। अब मेरे पास इतनी सारी वैल्यूज होगी समझने के लिए, तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देती हूँ। मुझे पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी और समेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कॉम्पोनेंट्स इज एक्चुअली 1। तो अगर मुझे एक का मोल फ्रैक्शन पता है, दूसरे का अपने आप पता लग जाएगा, मुझे अलग से पता लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो आई कैन रिप्लेस द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बाय 1 minus mole fraction of A, and I can put it over here, mole fraction of A into vapor pressure of A in the pure form plus 1 minus mole fraction of A into vapor pressure of B in the pure form. अब इसमें कॉमन टर्म्स में ले लेती हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ A PA नॉट माइनस PB नॉट प्लस PB नॉट। अगर हम इसको ध्यान से देखें और आपको थोड़ी सी मैथ्स आती हो, यू कैन सी दैट दिस इज एन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। दिस इज y is equal to mx plus c kind of an equation where PB naught is your intercept, mole fraction of A is that will be on x-axis, this is your slope, and on y-axis you can put pressure. तो अब हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे प्रेशर आ गया। अब मैं इसको इस तरह से नहीं छोड़ सकती, वाई? बिकॉज वी नो दैट मोल फ्रैक्शन हैज़ वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंडिंग एट 1, तो मुझे इसको क्लोज करना पड़ेगा 0 और 1। ऐसी सेम में जो डायग्राम है आई कैन मेक फॉर अदर कंपोनेंट ऑल्सो। जैसे 0 से 1 अगर मेरा ए चेंज हो रहा है, तो दूसरी डायरेक्शन में 0 से 1 मेरा बी भी चेंज हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि दोनों में क्या रिलेशन है? योर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0 से 1 जा रहा है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैसे जा रहा होगा? 1 से 0। तो वो हमारी मर्जी है कि किसके रिस्पेक्ट में मैं ग्राफ बनाना चाहती हूँ। सो अब मेरा इंटरसेप्ट मेरा आ गया। अब स्लोप क्या है? पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट। दैट मीन्स माई स्लोप कैन बी पॉजिटिव, it can be negative depending upon the vapor pressure of the pure component. अगर मेरा A का वेपर प्रेशर B से ज़्यादा है, तो स्लोप मेरी होगी पॉजिटिव, समथिंग लाइक दिस। तो इसमें पॉजिटिव स्लोप, तो ये आपका आ जाएगा पी ए नॉट, ये आपका आ जाएगा पी बी नॉट, ये इंटरसेप्ट हो गई पी बी नॉट, ये आपका हो गया स्लोप। और अगर दूसरा करूं, वेयर योर पी बी नॉट इज ग्रेटर देन पी ए नॉट, तो इसका मतलब आपका स्लोप आ जाएगा नेगेटिव। योर ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। सो पी ए नॉट इधर, पी बी नॉट उधर। सिंपल। तो अगेन ये मुझ पे डिपेंड करता है या मेरे सिस्टम पे डिपेंड करता है कि वेपर प्रेशर किस कंपोनेंट का ज़्यादा है। इफ़ आई लुक एट हियर, वेपर प्रेशर ऑफ ए इज़ मोर, दैट मीन्स दिस इज़ मोर वॉलेटाइल। वो ज़्यादा वॉलेटाइल है, इसलिए उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है। तो अभी हमने यहाँ पे क्या बात की? यहाँ पर हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की जो बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं इन द सॉल्यूशंस इन लिक्विड फॉर्म, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वॉलेटाइल कंपोनेंट की। इसका मतलब आपका जो ए और बी है, दोनों
वेपर में भी होंगे। तो यहाँ तो कहीं हमने वेपर की बात ही नहीं करी, तो वो भी करनी चाहिए हमें। अभी हमने बात की द डिपेंडेंस ऑफ प्रेशर ऑन द मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड फॉर्म, लेकिन वेपर में भी तो होते हैं क्योंकि वो वॉलेटाइल भी है। तो अब हम बात करते हैं द मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज, उसको हम y का नाम दे देते हैं। तो द टोटल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय द प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट। अब टोटल प्रेशर हमारे पास अगेन राउल्स लॉ से है, तो राउल्स लॉ सेज दैट, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं है, हमारे पास राउल्स लॉ ही है, हमारे पास जो एक्सप्रेशन है हमें उसी का ही यूज़ करना है और सारी चीज़ें उसी से ही करनी है। कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन होगी, कोई नहीं, हम इतनी कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट ग्राफ पे आते हैं। वहाँ स्ट्रेट लाइन आई थी, यहाँ थोड़ा सा कर्व आता है क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, यहाँ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन आती है। एंड अगेन यहाँ पर इफ़ पी ए नॉट इज़ ग्रेटर देन पी बी नॉट तो इस तरह से ग्राफ आएगा, और अगर आपका पी ए नॉट पी बी नॉट इज़ ग्रेटर देन पी ए नॉट तो इस तरह से आपका ग्राफ आएगा। बट हमें क्या करना है, हमें खाली लिक्विड पे फोकस नहीं करना, हमें खाली वॉलेटाइल पे नहीं करना, क्योंकि हमें पूरे सिस्टम एज अ होल स्टडी करना है। दैट मीन्स वी आर इंटरेस्टेड टू नो द अमाउंट ऑफ ईच एंड एवरी कंपोनेंट इन द लिक्विड स्टेट एज वेल एज इन द वेपर स्टेट। तो हम क्या करते हैं, दो फैक्टर्स की जगह हम एक फैक्टर ले लेते हैं, हम दोनों को कंबाइन करके कैपिटल X ले लेते हैं। अब कैपिटल X में आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ A अगर हम बात कर रहे हैं तो आपका लिक्विड में भी है और वेपर में भी है, और दोनों ग्राफ अब क्या होंगे, कंबाइन हो जाएंगे। तो आपका इफ़ योर पी ए नॉट इज़ ग्रेटर देन पी बी नॉट, अगर हम एक केस लेके चलते हैं, और हमेशा हम एक ही केस लेके चलेंगे ताकि हमारे लिए चीज़ें समझना ईजी हो। वे पी ए नॉट इज़ ग्रेटर देन पी बी नॉट, दैट मीन्स ए इज़ मोर वॉलेटाइल देन बी। तो अगर कंबाइंड ग्राफ बना रहे हैं तो कुछ हमारा इस तरह से आपका ग्राफ दिखेगा। तो यहाँ पे आपके लो प्रेशर पर होगा, लो प्रेशर पे आपका वेपर होगा, हाई प्रेशर पे आपका लिक्विड होगा, एंड समवेयर इन बिटवीन आपका लिक्विड भी होगा, वेपर भी होगा, एंड दे विल बी इन इक्विलिब्रियम। बहुत सिंपल है। मिक्सिबल लिक्विड्स का हमने समझ लिया कि किस तरह से राउल्स लॉ वी कैन अप्लाई और किस तरह से हम उसका स्टडी कर सकते हैं, कौन सा मोर वॉलेटाइल है, कौन सा लेस वॉलेटाइल है। बट इतना आसान नहीं है क्योंकि अगेन राउल्स लॉ इज़ एप्लीकेबल फॉर आइडियल सॉल्यूशंस। अब आइडियल सॉल्यूशंस तो हमारे होते नहीं हैं, तो इसका मतलब मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, मुझे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में जाना पड़ेगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हमारी 3 कैटेगरी होती है, क्योंकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है, डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी। सो वी हैव सॉल्यूशंस व्हिच शो स्लाइड डेविएशन। उसका एग्जांपल है साइक्लोहेक्सेनॉन एंड क्लोरोफॉर्म। टाइप 2 वी हैव लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, उसका एग्जाम्पल है आपका इथेनॉल एंड CHCl3। टाइप 3 है आपका लार्ज नेगेटिव डेविएशन, उसका एग्जाम्पल है वाटर एंड HCl, वाटर एंड H2SO4, यानी वाटर और उसके साथ कोई भी एसिड। सो ये 3 कैटेगरी हम समय स्टडी करना ज़रूरी है क्योंकि मेजरली हमारे इन 3 कैटेगरीज में ही फॉल होते हैं। अब स्लाइड डेविएशन की मैं बात करूँ, ग्राफ वही रहेगा, कंसेप्ट वही रहेगा, सिर्फ उसी में ही डेविएशंस आ जाएंगी। सो फर्स्ट ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस, ये आइडियलिटी होती और ये आपकी स्मॉल डेविएशन। लार्ज डेविएशन में इट्स समथिंग लाइक दिस, लार्ज नेगेटिव डेविएशन में इट्स समथिंग लाइक दिस। स्लाइड डेविएशन ये थोड़ा सा ज़्यादा दिखाया है, इतनी होती नहीं है, एक्चुअली इतनी होती है। फाइन। लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, लार्ज नेगेटिव डेविएशन। अब लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, लार्ज नेगेटिव डेविएशन, डेविएशन का मतलब क्या है, डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी, कि हम जब मिक्सिबल लिक्विड्स की बात कर रहे हैं, आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, हमें मान के चल रहे हैं कि जब वो प्योर फॉर्म में है तब उनकी जो इंटरेक्शन थी सॉल्यूशन में भी एग्जैक्ट सेम इंटरेक्शन है, उनको लग ही नहीं रहा कि वो किसी और के साथ मिक्सअप हुए हैं। बट एक्चुअली में क्या होता है कि व्हेन यू हैव वन काइंड ऑफ अ सॉल्वेंट, यू हैव अनदर काइंड ऑफ सॉल्वेंट, व्हेन यू मिक्स देम तो उनके बीच में इंटरेक्शंस होती हैं।
वो इंटरेक्ट करते हैं। तो जब उनके बीच में इंट्रैक्शंस होंगे, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ इंट्रैक्शंस आर देयर, आपकी डेविएशंस आएंगी। अगर आपकी स्मॉल इंट्रैक्शंस होती हैं, थोड़ा बहुत वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कम हो जाता है, क्योंकि वो आपस में इंटरेक्ट करना पसंद करेंगे, लिक्विड फॉर्म में रहना पसंद करेंगे, वेपर में जाना नहीं चाहेंगे। तब वहाँ पे स्लाइट डेविएशन आती है। इफ़ दे हैव मच मोर स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शन बिटवीन देम, तो वो वेपर फेज में नहीं जाएंगे। तो आपका क्या, वो उनके साथ बहुत ज़्यादा वेपर फेज में जाना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, लिक्विड फॉर्म में ही रहना पसंद करेंगे। तो लार्ज नेगेटिव डेविएशन होंगी। क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम हो जाएगा। और अगर उनके बीच में इंट्रैक्शंस बहुत कम होंगी, वो ज़्यादा एक दूसरे के साथ बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं करना पसंद करेंगे, तब आपके सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि वो लिक्विड से ज़्यादा वेपर में जाना चाहेंगे। वहाँ पर आपकी आती है लार्ज पॉजिटिव डेविएशन। सो स्मॉल पॉजिटिव डेविएशन कि उनके बीच में इंट्रैक्शन कम है, लार्ज पॉजिटिव डेविएशन इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में हमारी 3 कैटेगरीज होती हैं: slight deviation, large positive deviation, large negative deviation, depending upon the type of interactions between them, depending upon what kind of solvents we are taking to make a solution. लेकिन slight deviation interactions आपकी होती हैं बट थोड़ी होती हैं। अब उस इंट्रैक्शन की वजह से उनका क्या है कि जब इंट्रैक्शंस कम होने की वजह से दे ट्राई टू मूव टू दी वेपर फेज, तो उनका क्या होता है, द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इंक्रीजेज स्लाइटली, जैसे साइक्लोहेक्सेनॉन एंड CCl4। लार्ज पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल है आपका वाटर एंड इथेनॉल। उसमें क्या होता है कि उनकी जो इंट्रैक्शंस होती हैं, इंट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं, उसकी वजह से दे हैव अ टेंडेंसी टू मूव टू दी वेपर स्टेट। तो जब वो सॉल्यूशंस बनाते हैं तो उनका वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, तो आपकी आइडियलिटी से पॉजिटिव डायरेक्शन में डिविएशन चली जाती है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। लार्ज नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल है लाइक वाटर विद एन एसिड। और वाटर और एसिड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस होती है, दे ट्राई टू रिमेन इन द लिक्विड स्टेट, वो वेपर्स में नहीं जाएंगे, तो द वोलेटिलिटी ऑफ द सोल्यूशन डिक्रीजेज, सो द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन डिक्रीजेज वे लेस देन द आइडियल बिहेवियर, अगेन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो हमें ये कैटेगरी, तीनों कैटेगरी एक एक करके स्टडी करनी है। अभी जो हमने ये ग्राफ बनाया है, वी हैव मेड दिस ग्राफ इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड स्टेट। हम आगे देखेंगे, हम आपका टोटल जो मोल फ्रैक्शन है उसकी टर्म्स में बनाएंगे, हम टेम्परेचर और मोल फ्रैक्शन की भी बात करेंगे। नाउ लेट अस टेक अ ब्रेक। नाउ बिफोर गोइंग टू द ब्रेक, आई वुड लाइक टू आस्क यू अ क्वेश्चन. Can you tell me one method by which you can separate the components of miscible liquid solution? इस क्वेश्चन का जवाब हम जानेंगे ब्रेक के बाद. So let's take a break. Hello, welcome to the S. Chand Academy. I'm Dr. Sujata Sengupta and I'm coming back to you with some more videos to cover various topics in organic chemistry. This time we will be covering carboxylic acids, the chemistry of carboxylic acid derivatives and that of the amines. So if you enjoyed our previous videos, do stay tuned, keep subscribing to our channels and watch out for these important topics. Welcome to S. Chand Academy. So far, we have learnt about the solutions, the types of solution with specific focus on miscible liquids. Before going to the break, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, क्या आपको एक सिंपल मेथड जानते हैं by which you can separate the components of miscible liquids? और आंसर आपके सामने है, सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन का जो बेसिक जो कंसेप्ट है वो मिसिबल लिक्विड्स में ही छुपा है। अभी हमने बात की, जो बेसिक हमने सॉल्यूशंस की बात की, वी हैव 2 कंपोनेंट्स और उनके वेपर प्रेशर में फ़र्क है। तो इसी चीज़ का फ़ायदा डिस्टिलेशन प्रोसेस में हम उठाते हैं कि आपके दोनों कंपोनेंट के वेपर प्रेशर में थोड़ा सा फ़र्क होना चाहिए। वॉलेटाइल हो दोनों, बट दोनों की वोलेटिलिटी में थोड़ा सा फ़र्क होना चाहिए, ओनली देन यू कैन सेपरेट देम। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसकी यूटिलिटी क्या है? हमारे नेचर में कोई भी हमें कंपोनेंट चाहिए होता है, हमें प्योर फॉर्म में चाहिए होता है, बट बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो हमें प्योर फॉर्म में नहीं मिलते, दे आर इन द फॉर्म ऑफ अ मिक्सचर।
2 का मिक्सचर, 3 या उससे ज़्यादा का मिक्सचर होता है, तो हमें उनको सेपरेट करना होता है और प्योर कंपोनेंट चाहिए होता है। तो सिंपल डिस्टिलेशन इज़ अ वेरी बेसिक टेक्निक्स बाय विच यू कैन सेपरेट 2 कंपोनेंट्स जिनके वोलेटिलिटी में फ़र्क हो, जिनके वेपर प्रेशर में फ़र्क हो। जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर में फ़र्क होगा उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट होगा आफ्टर डिस्टिलेशन। ये बातें तो हमें पता है, हमने कई जगह पढ़ी हैं। अब इसको हम उस कंसेप्ट से समझते हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, उससे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हमने वेपर प्रेशर कंपोजिशन कर्व वहाँ पे पढ़ा था, लाइक दिस। समथिंग लाइक दिस, in which there is a remarkable difference in the vapor pressure of the 2 components, PA0 and PB0. Fine. ये वेपर प्रेशर कॉम्पोजिशन कर्व है। ऐसे ही आप टेम्परेचर कॉम्पोजिशन कर्व भी बना सकते हैं। अब जिस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो ये जो ग्राफ है वो आपको उल्टा दिखेगा, समथिंग लाइक दिस, TA0 TB0। प्रेशर कॉम्पोजिशन, वेपर प्रेशर कॉम्पोजिशन जो आपका कर्व है उसमें आपका नीचे आपका होता है वेपर और ऊपर होता है लिक्विड हाई प्रेशर में, और आपका टेम्परेचर कॉम्पोजिशन में लो टेम्परेचर में आपका लिक्विड होता है। और जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे उसमें आपका क्या होगा, जैसे आप यहाँ पे, लेट्स स्टार्ट विथ पॉइंट ए, ठीक है। आप एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन आपने स्टार्ट की मिक्सचर की और आपने सोल्यूशन की और आपने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से स्टार्ट किया। ये कीप ऑन इंक्रीजिंग दी टेम्परेचर, आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, वो आपका लिक्विड में ही रहेगा और लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर आपका पहला वेपर आएगा। वो किसका आएगा? वो आपके मोर वॉलेटाइल कॉम्पोनेंट का आएगा। एक आएगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, यानी कीप ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अब आपका क्या है, अब आपके सॉल्यूशन में लिक्विड भी है और वेपर भी है। वेपर में ज़्यादा वॉलेटाइल कंपोनेंट है। एट एनी पॉइंट इन दिस कॉम्पोजिशन, इस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन में एनी पॉइंट बिटवीन दिस कर्व, ये जो कर्व आपका है इस कर्व में बीच में आपका लिक्विड और वेपर दोनों ही है, ट्रांजिशन हो रहा है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वेपर की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी और एट एनी पॉइंट यहाँ पर आप ये पता लगा सकते हो कितना आपका वेपर है, कितना आपका लिक्विड है, द कॉम्पोजिशन ऑफ द वेपर, द कॉम्पोजिशन ऑफ द लिक्विड, और उसमें आपका कौन सा कंपोनेंट ज़्यादा है। कैसे? बाय ड्राइंग अ टाई लाइन। एक आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, जो आपका ये जो आपका नीचे है इसको बोलते हैं हम लिक्विड कर्व, क्योंकि लिक्विड से कॉन्टैक्ट में है। ऊपर आपका हाई टेम्परेचर पे वेपर आता है, तो इस कर्व को बोलते हैं हम वेपर कर्व। तो किसी भी पॉइंट पे बिटवीन दिस, ये जो आपका कर्व है इसके बीच में एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे आपको पता लगाना है आपकी लिक्विड और वेपर की कॉम्पोजिशन क्या है। यू विल जस्ट ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। आपकी वो लाइन एक जगह लिक्विड कर्व को टच करेगी और दूसरी जगह वो वेपर को टच करेगी। दिस इज कॉल्ड अ टाई लाइन एंड यूजिंग लीवर रूल यू कैन फाइंड आउट द रेशियो। एग्जैक्ट नहीं पता चलता, सिर्फ रेशियो पता चलती है। अब जैसे आपका ये है, आपका है BL डिवाइडेड बाय BV, तो ये तो आप लाइन ड्रॉ करोगे, मेजर करके आपको आ जाएगा व्हाट इज BL एंड BV। इसकी रेशियो क्या होती है? दिस इज द अमाउंट ऑफ वेपर अपॉन योर अमाउंट ऑफ लिक्विड। तो आपको रेशियो पता चल सकती है लिक्विड और वेपर की एट एनी पॉइंट बिटवीन दिस कर्व। कॉम्पोजिशन वही चल रही है, बट जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे अमाउंट आपका चेंज होता रहेगा। ऑब्वियसली व्हेन यू कीप ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द अमाउंट ऑफ वेपर विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। और वेपर में कौन सा कंपोनेंट ज़्यादा होगा? जो ज़्यादा वॉलेटाइल है। आप ऐसे ऊपर बढ़ते जाओगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा C पॉइंट वेयर योर लास्ट लिक्विड ड्रॉप विल बी देयर एंड बियॉन्ड दिस आपके दोनों ही कॉम्पोनेंट्स वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब आपने देखा कि नीचे लिक्विड है, ऊपर वेपर है, बीच में कुछ ऐसा टेम्परेचर आ रहा है वेयर यू आर एबल टू सेपरेट, आप लिक्विड और वेपर को सेपरेट कर पा रहे हो। और उसी स्टेज पे हम एक्चुअली में अपने कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन को सेपरेट करते हैं यूजिंग डिस्टिलेशन। अब जैसे में ये वाला पॉइंट था B से ये वाली जहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की है
उस पॉइंट पे देखें। अब उस पॉइंट पे मैंने जो रेशियो लगाई है, उस पॉइंट पे मेरे पास लिक्विड भी है, उस पॉइंट पे मेरे पास वेपर भी है। सो इफ आई सेपरेट, अब मैं कर सकती हूँ, आई सेपरेट माई वेपर, और वेपर को मैं ठंडा करती हूँ, कंडेंस करती हूँ, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेट, और डिस्टिलेट, और लिक्विड को अलग करती हूँ। तो मेरा जो कंडेंसेट है उसमें क्या होगा, मोर वॉलेटाइल कॉम्पोनेंट, लिक्विड में क्या रह जाएगा, लेस वॉलेटाइल कॉम्पोनेंट। हो गए सेपरेशन। दिस इज द बेसिस बिहाइंड डिस्टिलेशन, जो हमने इस टेम्परेचर कॉम्पोजिशन कर्व से समझी, जो आया कहाँ से, स्टार्टिंग हमने कहाँ कैसे करी थी, मिक्सेबल लिक्विड से, राउल्ट्स लॉ से। अब हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक आ गई और उसको हमने समझ भी लिया, और हमारे पास कुछ नंबर्स भी आ गया, अमाउंट भी आ गया। बट सिंपल डिस्टिलेशन जो है वो यूजफुल है, बट इतनी नहीं, क्योंकि अभी हमने क्या, एक ही बार डिस्टिलेशन की, मैंने क्या बोला, वेपर में ज़्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट होगा, इसका मतलब लेस वोलेटाइल कंपोनेंट भी है, तो अभी वो प्योर फॉर्म में नहीं आया है। सिमिलरली लिक्विड में लेस वोलेटाइल कंपोनेंट है, तो कुछ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट भी होगा। तो बिल्कुल आपके एकदम प्योर फॉर्म में लिक्विड और वेपर में आपको प्योर कंपोनेंट नहीं मिलेंगे यूजिंग सिंपल डिस्टिलेशन। तो उसके लिए क्या है, एक स्टेप, तो सिंपल डिस्टिलेशन तो हमने एक बार की है ना, हम क्या करते हैं, हम बार बार कर लेते हैं उसको, मल्टीपल स्टेप्स में कर लेते हैं। तो हमारा ये है टेम्परेचर कॉम्पोजिशन का ये कर्व हो गया। इस तरह से कर दिया, TA0 TB0। तो हम ये इस वाले से भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो मैं दोनों ही आपको साथ में बता देती हूँ, लिख देती हूँ। यहां पर आपका ए का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये वॉलेटाइल कम है। दूसरे केस में ए का बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसका मतलब वो ज़्यादा वॉलेटाइल है। तो शुरुआत हम कहीं से भी कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज हमने एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन से स्टार्ट किया, ऑब्वियसली मिक्सचर है, उसमें आपके दोनों कंपोनेंट्स हैं। अगेन आपने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से स्टार्ट किया होगा, यू कीप ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ए पॉइंट, बी पॉइंट आया आपका, फाइन। बी पॉइंट पे आपका फर्स्ट वेपर बनना शुरू हुआ, अंदर लिक्विड वेपर दोनों है। तो अब आपने टेम्परेचर और इंक्रीज किया, अब टाई लाइन लगा दी। टाई लाइन से आपको पता चल गई उसकी लिक्विड का अमाउंट भी और वेपर का अमाउंट भी। तो अब कुछ लिक्विड में सेपरेट, आपका वेपर में सेपरेट हो गया, कुछ आपका लिक्विड में सेपरेट हो गया। फिर आपने इस कॉम्पोजिशन को क्या किया, इसमें यहाँ पे इसको फिर से इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया। फिर आपका कुछ लिक्विड और वेपर आया होगा, फिर टाई लाइन लगाई, फिर टाई लाइन से फिर कुछ वेपर और लिक्विड फॉर्म में आया होगा। फिर आपने इस लिक्विड को फिर से आपने हीट किया, फिर से टाई लाइन लगाई। तो करते करते क्या हो रहा है, कैन यू सी दैट, आपका ऐसे लिक्विड को हीट करते करते दूसरे एंड पे पहुंच चुके हैं हम। किस पे, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, जो कम वॉलेटाइल है। तो जो लिक्विड जो हम बार बार हीट कर रहे हैं, और इसमें ये टाई लाइन जो आ रही है वो क्या आ रही है, व्हेन यू आर हीटिंग द लिक्विड, आपके वेपर्स बन रहे हैं जिसमें ज़्यादा वॉलेटाइल कंपोनेंट जा रहा है और बाकी लिक्विड बच रहा है, वेपर्स लिक्विड। फिर वो लिक्विड जो बचा उसको फिर हीट किया, फिर उससे कुछ वेपर आए, कुछ लिक्विड आए। तो आप उस लिक्विड को बाद आपने ये क्या, ये सारे मल्टीपल स्टेप्स ऑफ सेम डिस्टिलेशन है। यहाँ भी डिस्टिलेशन डिस्टिलेशन डिस्टिलेशन, कीप ऑन कलेक्टिंग द लिक्विड, एंड लिक्विड कहाँ पे जाके मर्ज कर रहा है, जो आपका लेस वॉलेटाइल कंपोनेंट है ए, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो लिक्विड में आपको मिलेगा ए। और साथ के साथ आपको क्या कर रहे हैं, वेपर भी मिल रहे हैं। तो वेपर को आप कलेक्ट करते गए, वेपर को अगेन आपने कंडेंस कर दिया। तो वेपर अल्टीमेटली जो आप कलेक्ट कर रहे हो उसमें आपका वेपर में यहाँ क्या हो रहा है, कहाँ पे जा रहा है, बी की तरफ। बी क्या है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, बॉइलिंग पॉइंट कम मतलब मोर वॉलेटाइल। तो आपका एक डिस्टिलेशन स्टेप ना करके मल्टीपल डिस्टिलेशन स्टेप्स करके यू कैन ऑब्टेन योर प्योर कंपोनेंट ए एंड बी। नाउ आपका लिक्विड में कौन सा रहेगा, वेपर में कौन सा रहेगा, दैट विल डिपेंड अपॉन द वोलेटिलिटी। जिसका वॉलेटाइल, जो कम वॉलेटाइल होगा वो आपका जो प्योर फॉर्म में लिक्विड में रहेगा, जो आपका ज़्यादा वॉलेटाइल होगा वो वेपर फॉर्म में रहेगा। अब बस ये है कि हर स्टेप पे जब आपका लिक्विड और वेपर आ रहा है, आपको उसको सेपरेट करना है, लिक्विड को फिर से हीट करना है, वेपर को फिर कंडेंस करना है। जो हर बार आपका वेपर आ रहा है ना, उसको आपको फिर कंडेंस करना है। क्यों, क्योंकि उसको लिक्विड बनाना है, फिर से उस लिक्विड को हीट करना है, फिर से लिक्विड हीट करके फिर से आपका लिक्विड और वेपर में सेपरेट होगा। सो एवरी टाइम यू आर कलेक्टिंग द वेपर, वेपर को आप कंडेंस कर रहे हो, लिक्विड फॉर्म में ला रहे हो, फिर से उसको हीट कर रहे हो, फिर से वो लिक्विड और वेपर में आपका सेपरेट हो रहा है। और जो आपका लिक्विड है उसको आप कलेक्ट करते रहोगे, वेपर आप उसको कलेक्ट करते रहोगे। अल्टीमेटली वेपर में मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट रह जाएगा, लिक्विड में लेस वॉलेटाइल कंपोनेंट रह जाएगा। दिस इज
एक्चुअली जो हम एक सिंपल जो डिस्टिलेशन करते हैं एक स्टेप में नहीं करते, ऐसे मल्टीपल स्टेप में करते हैं और हर स्टेज पे यू कैन फाइंड आउट दी रेशियो ऑफ योर वेपर एंड लिक्विड में आपका कितना आपका प्रेजेंट है। अगेन रेशियो पता लगती है यूजिंग द लिवर रूल। बट ये प्रोसेस आपको बड़ा कंबरसम नहीं लग रहा है? मैं जब बोल रही हूँ बोलने में इतना कॉम्प्लिकेटेड मुझे लग रहा है, आपको भी लग रहा होगा अरे लिक्विड भी करना है वेपर भी करना है, कि हम लिक्विड को करा, अच्छा अब एक बार लिक्विड को कर दिया, लिक्विड वेपर में सेपरेट कर दिया, उस वेपर को अलग किया, अब मैं इस वेपर का क्या करूँ, इस लिक्विड को तो चलो हीट कर दिया, लिक्विड को हीट करते रहे फिर वेपर, अब वो जो वेपर हर बार आ रहा है उसको मैं क्या करूँ, उसको कब कलेक्ट करना है, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस हो जाता है। बट ये सेम चीज़ जो मैंने समझाई है इसको हम और सिंपल तरीके से कर सकते हैं, जिस टेक्निक का नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के दो हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस और आइसोबारिक प्रोसेस। अगेन गो बैक टू माय प्रीवियस लेक्चर जहां हमने बात कही थी, आपका वेपर प्रेशर कॉम्पोजिशन कर्व भी किया है हमने, टेम्परेचर कॉम्पोजिशन कर्व भी किया है। तो वेपर प्रेशर कॉम्पोजिशन मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस, योर temperature composition curve that means pressure constant that means isobaric process। तो सेम चीज़ जो अभी हमने डिस्टिलेशन में की है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में भी हम वही सेम चीज़ करते हैं। फ़र्क क्या होता है कि हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एक स्टेप ना करके मल्टीपल स्टेप्स करते हैं, जो अभी हमने बात करी है। ये जो बात करी है ये एक्चुअली इसको टर्म दिया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बट अगेन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस कि करने में कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वी मेक यूज़ ऑफ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। इट्स समथिंग लाइक दिस। खाली कॉलम नहीं होता, इसके अंदर प्लेट्स होती हैं ऑन बोथ साइड्स। बॉटम पे यू हैव हाई टेम्परेचर, एट द टॉप यू हैव लो टेम्परेचर जो हम मेंटेन करके चलते हैं। नीचे आपने अपना सॉल्यूशन रख दिया जिसके कंपोनेंट्स आपको सेपरेट करने हैं। आपका क्या है, हाई टेम्परेचर है तो आपने उसको किया, जब टेम्परेचर बढ़ेगा ऑब्वियसली इट विल स्टार्ट टू वेपराइज। अब जब वेपर्स बनने लगेंगे अब ऊपर जाएंगे, अब ऊपर क्या है, ऊपर का टेम्परेचर नीचे वाले टेम्परेचर से कम है। लेट्स से इट इज T1, दिस इज T2, T3, T4। सो योर T4 इज लेस देन T3 इज लेस देन T2 लेस देन T1, क्योंकि ऊपर टेम्परेचर कम होता जा रहा है। तो जब ऊपर वेपर्स जाएंगे तो वेपर, ये प्लेट्स का क्या काम है, ये प्लेट्स आपका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं। यहाँ पर आते ही जो वेपर्स हैं वो कंडेंस हो जाएंगे। अगेन लिक्विड विल फ्लो बैक एट द बॉटम, उससे नीचे जाएगा, फिर से वो हीट अप होगा। तो आपका क्या है कि ऐसा नहीं है कि आपका यहीं पर ही रुक जाएगा, क्योंकि आपका दो कंपोनेंट का, आपका एक कंपोनेंट नहीं, इट हैज़ टू कंपोनेंट्स। तो जो ज़्यादा वॉलेटाइल होगा वो वेपर में रहते रहते धीरे धीरे, अगर टेम्परेचर कम भी है तब भी वो धीरे धीरे आपका वेपर फॉर्म में ऊपर पहुंच जाएगा, और ऊपर टेम्परेचर इतना लो है कि वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा एंड योर मोर वॉलेटाइल कंपोनेंट विल बी कलेक्टेड एट द टॉप। और जो आपका लेस वॉलेटाइल कंपोनेंट है वो हर स्टेज पे लिक्विड फॉर्म में बन के नीचे की तरफ फ्लो कर जाएगा, और नीचे आपको प्योर फॉर्म में आपका लेस वॉलेटाइल कंपोनेंट मिल जाएगा। जो पेट्रोल के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं हम कैसे सेपरेट करते हैं, यूजिंग डिस्टिलेशन एंड एक्चुअली यूजिंग फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, क्योंकि इसमें तो इतने सारे कंपोनेंट्स होते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन से तो हमें मिल ही नहीं पाएगा। तो हर एक लेवल पे आपको एक डिफरेंट कंपोनेंट मिलता है डिपेंडिंग अपॉन कि किस टेम्परेचर पे कौन सा कंपोनेंट स्टेबल है एंड इन विच फॉर्म, तो आप उसको अलग कर पाते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट दी सिंपल डिस्टिलेशन कि हम कैसे उसको सेपरेट कर पाते हैं। बट अभी तक जो हमने बात की है, माइंड इट, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम मिसिबल लिक्विड्स की हमने बात करी है, और उसमें भी जो आपके आइडियल सॉल्यूशंस की बात करें जिसमें बहुत ज़्यादा डेविएशंस नहीं हैं, यानी उनके बीच में जो इंटरेक्शंस हैं इंटरेक्शंस लिमिटेड हैं। तो हम यहाँ पे जो बात की है आइडियल और क्लोज, जो हमने आइडियल सॉल्यूशन की बात की है। बट जैसे मैंने आपको बताया कि इन रियल लाइफ वी हैव मैनी सॉल्यूशंस विच आर मिसिबल सॉल्यूशंस की हम बात कर रहे हैं, विच आर नॉन आइडियल इन नेचर। इन दिस लेक्चर वी हैव कवर्ड द बेसिक्स ऑफ सॉल्यूशंस, जिसमें हमने स्टार्टिंग करी मिसिबल लिक्विड्स हैं, मिसिबल लिक्विड्स से हमने राउल्ट्स लॉ पे आए, उसको हमने समझा। देन वी स्टडी द वेपर प्रेशर कॉम्पोजिशन ग्राफ, टेम्परेचर कॉम्पोजिशन ग्राफ, देन वी टॉक्ड अबाउट द डिस्टिलेशन एंड वी टॉक्ड अबाउट द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बट अभी तक जो हमने मेजरली बात करी है, हमने आइडियल सॉल्यूशंस की बात करी है। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल टॉक अबाउट द नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, वो भी मिसिबल लिक्विड्स की ही बात करेंगे।
Before closing this video, I would like to ask one question. मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि अगर आपका कोई नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, उसमें डिस्टिलेशन करके क्या हम प्योर कंपोनेंट, दोनों प्योर कंपोनेंट एट द सेम टाइम हमें मिल सकते हैं? इस सवाल का जवाब मैं आपको अगली वीडियो में दूंगी। इस टॉपिक को अगर और डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो एस चांद पब्लिशिंग की बुक भी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस। All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.